फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF, इसकी जो 4th प्लेनरी मीटिंग है वो पेरिस फ्रांस में कंक्लूड हुई। आपको पता होगा कि जो FATF है उसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है। तो इस मीटिंग में कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं। आपको पता है कि इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं इसमें जो ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं, क्या कुछ नया होने वाला है उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं। और जब इंडिया की बात करें तो इंडिया FATF का मेंबर है, तो इसलिए न्यूज़ खास हो जाती है। ये जो मीटिंग हुई ये मैक्सिकन प्रेसिडेंसी में हुई, ये जिसकी प्रेसिडेंट थी एलिसा दे एंडा मेड्राजो, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग। और पाकिस्तान को भी लेकर के इसने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया गया है, वो हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो FATF के बारे में अगर आपको नहीं पता तो FATF एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। मतलब ये सुनिश्चित करता है कि जो भी देश मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं उनको जो ग्लोबल सिस्टम है उससे आइसोलेट किया जाए, बैन किया जाए, वो सारे काम इसका होता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में, G7 देशों ने मिलकर के इसको बनाया था, तो उसमें केवल जो मनी लॉन्ड्रिंग है वही था। लेकिन 2001 में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड किया गया था। और इसके अलावा ये अभी बहुत तरह के और भी चीज़ों पे काम करता है, जैसे इलीगल जो इलिसिट ड्रग्स वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा जो पैसे कमाए जाते हैं वो सब भी ये वॉचडॉग की तरह इस पे काम करता है। मतलब ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, सिर्फ एक देश की नहीं है, इसमें बहुत सारे देश जो है मेंबर की तरह जुड़े हुए हैं। और ये सारे देशों में जो एक तरह के समझिए कि ऑडिट का काम है वो करता है कि वहाँ पे जो फाइनेंसिंग के जो स्ट्रेटजीज हैं वो कैसी अपनाई जा रही हैं, और अगर वहाँ पे कुछ मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी जा रही है, उन सबको ये मेजर करने का काम इसका होता है। इसका मैंने हेडक्वार्टर बताया आपको, पेरिस फ्रांस में है। इसमें 39 क्या है मेंबर्स जुरिडिक्शंस हैं, जिसमें भारत भी है। और इसमें दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये इसके क्या कह सकते हैं और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जुड़े हुए हैं। इसका जो की टूल है, मतलब किस माध्यम से देशों को कह सकते हैं कि थोड़ा ये सुधारने का काम करता है, जहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उसमें एक लिस्ट का नाम आपने सुना होगा, ब्लैक लिस्ट, जिसको कहा जाता है हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। ये इसका ऑफिशियल नेम है। मतलब इसमें अगर कोई देश आता है तो उसके लिए समझिए बहुत बुरी स्थिति हो जाती है ग्लोबल लेवल पे। और दूसरा है ग्रे लिस्ट, इसको कहा जाता है जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। तो इसमें जो देश डाले जाते हैं, जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान इसमें आता जाता रहता है। अभी पाकिस्तान था, 2022 में उसको ग्रे लिस्ट से थोड़ा मुक्ति मिली, और उसके बाद ही ये आज का जो मैं बताने वाला था कि ये कुछ स्टेटमेंट दिया गया उसी को लेकर के आता है। तो ये इसके दो टूल्स हैं। अगर इसमें कोई देश जाता है तो उसके लिए मुसीबतें जो है बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसका पूरा काम क्या है कि जो देश हैं वहाँ पे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है वो हो सके, जो लॉज हैं वो सही तरीके से काम करें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह ना हो सके, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है तो उसको रोका जा सके। मतलब किसी भी तरीके से जो 2 नंबर का पैसा है उसकी आवाजाही जो है उस पर लगाम लगी रहे। अब हम बात करें कि अगर कोई भी देश ग्रे लिस्ट में चला जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहली बात तो ग्लोबल स्क्रूटनी उसकी बढ़ जाती है, मॉनिटरिंग बढ़ जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सबसे वो बैन हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, लेकिन अब कोई भी देश अगर ट्रेड कर रहा है, मनी ट्रांसफर हो रहा है, तो स्क्रूटनी उसमें बढ़ जा रही है कि भाई अब जो पैसा आ रहा है या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी स्क्रूटनी बढ़ जाती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस हो रिड्यूस होता है। मतलब उनको लगता है कि यहाँ पे पैसा लगाने का मतलब ये है कि अब ये जो कंट्री है ग्रे लिस्ट में शामिल है, और अगर इसने अपने जो तरीके हैं सुधारे नहीं तो ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है। तो ऐसे में पैसा फंस जाएगा। तो कोई भी अगर बाहर से आकर के वहां उस देश में पैसा लगाना चाहता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। वो ऐसे देशों को तलाश करता है जो इस लिस्ट में नहीं होते हैं। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उनकी हर्डल्स भी क्या है बढ़ जाती हैं, स्क्रूटनी वगैरह बढ़ती है। तो कई बार ऐसा भी देश होता है, कुछ देश जो है रोक भी लगा लेते हैं, या फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उनमें डिले होता है, काफ़ी स्क्रूटनी के बाद वो सारी चीज़ें होती हैं। और जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर वो बढ़ता है। मतलब बाकी जो इसके डिप्लोमेटिक देश होते हैं वो उस पर प्रेशर बढ़ाते हैं कि भाई अपने आप को जो स्ट्रेटजीज यहाँ कही गई हैं FATF के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करो, अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर लाइए। क्योंकि कोई भी ऐसे देश के साथ बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाना चाहेगा जो ग्रे लिस्ट में शामिल है। मतलब ये लगेगा कि अच्छा आप इसके क्या है मिली भगत आपकी भी इसके साथ चल रही है। तो इकोनॉमिक प्रेशर और डिप्लोमेटिक प्रेशर दोनों ही बढ़ता है। और वहीं पे अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में चला गया तब तो उसका समझिए ग्लोबल आइसोलेशन हो जाता है। मतलब कि कोई भी देश ऐसे देश के साथ ट्रेड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, और एक तरीके से आइसोलेटेड हो जाते हैं वो कंट्रीज। वहाँ पे जो सैंक्शंस होते हैं उस देश पे और एम्बार्गोज होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
ट्रेड का सैंक्शन उड़ जाता है, बहुत ही कम देश होते हैं जिनके साथ वो ट्रेड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें लग जाती हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, भाई बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, बाकी जो देश हैं वो आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है। मतलब ये होगा कि वो, जैसे आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड का होता है, स्विफ्ट वगैरह सिस्टम से भी ये बैन हो जाते हैं। मतलब बाहर से पैसा या फिर वहां से पैसा अगर कहीं भेजना है तो स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो रीजनल बैंक्स होते हैं देशों के, वो भी अपने नाते तोड़ लेते हैं ऐसे देशों के साथ, वो चलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो कोई इनके साथ टाई अप करेगा तो वो भी फंसेगा, उसके ऊपर भी निगाह जाएगी। अच्छा, अगर कोई ब्लैक लिस्टेड है और आप उसके साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उसका पैसा इधर से उधर कर रहे हो, तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं भागीदार बन रहे हो। तो इस तरह की जो दिक्कतें वो आती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रेपुटेशन की जो डैमेज होती है वो तो होती ही है। मतलब पूरा आप कहीं भी फिर चले जाएंगे, किसी भी देश में उस देश का नाम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लैक लिस्टेड का जो देश हैं उनका जो नाम है वो कितना खराब हो जाता है। अभी मैं आपको नाम दिखाऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि ये जो अक्टूबर में 2025 में जो अभी मीटिंग हुई, इसका क्या हाईलाइट निकले, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जिनको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, उनको रिमूव किया गया। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं? बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका। मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ही चारों कंट्रीज हैं जो पहले ग्रे लिस्ट में थी, लेकिन जो यहाँ पे सजेशंस दिए गए थे कि आपको ये सारे कदम उठाने हैं, उन्होंने उठाए, उसको चेक किया गया, सही पाया गया, तो अब इन 4 कंट्रीज को बाहर कर दिया गया है, ग्रे लिस्ट में अब नहीं है। इससे होगा क्या कि जब ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अब जो रेमिटेंस वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से चल पाएगा, जो ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से चल पाएंगे। कई जगह पे कहीं पे सैंक्शन या रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते थे ट्रेड वगैरह को लेकर के, वो अब हट जाएंगे। तो थोड़ा इसके लिए जो इन देशों के लिए ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। वहीं पे इस मीटिंग में किसी भी नए देश को किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, ना तो ग्रे लिस्ट में ना तो ब्लैक लिस्ट में, तो कोई नया एडिशन नहीं है। वहीं पे अगर हम ब्लैक लिस्ट के स्टेटस के बारे में बात करें तो इसमें अभी वर्तमान समय में 3 देश हैं। एक तो नॉर्थ कोरिया है, दूसरा ईरान है और तीसरा म्यांमार है। तो आपने कभी भी अगर नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा तो कभी उसको एक पॉजिटिव सेंस में नहीं सुना होगा, उसको हमेशा नेगेटिव सेंस में ही सुना होगा। और आपको पता है कि ये जो नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह है, अमेरिका के भी काफ़ी बड़े दुश्मन है, जो यूरोप देश हैं उनके भी दुश्मन है। तो यहाँ पर जब ब्लैक लिस्ट में इनको शामिल किया गया तो इनके ऊपर बहुत तरह के ट्रेड जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं। भारत भी पहले ईरान से तेल वगैरह खरीदता था, लेकिन अब उसको भी दबाव में आकर के वो जो खरीदना तेल का है वो उसको बंद करना पड़ा, बहुत कम करना पड़ा है। तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आती ही हैं। अब इन देशों को जो सजेशंस दिए गए हैं वो अगर इसको अपनाते हैं और यहाँ पे जो ऑडिट वगैरह होता है या फिर जो कदम उठाए जाते हैं उसको सही करते हैं तो इनके बाहर आने की संभावनाएं है। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान परिस्थिति में तो ये होने की संभावनाएं बहुत ही कम लगती हैं। तो 3 देश अभी ब्लैक लिस्ट में बने हुए हैं। वहीं पे आगे बात करें कि इस मीटिंग में कुछ नई स्ट्रेटजीज के बारे में बात हुई, जैसे एसेट रिकवरी के लिए कुछ नए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस के बारे में बात हुई कि अगर आप किसी देश में ऐसा पाते हैं, किसी जुरिडिक्शन में जहाँ पे कोई इस तरह का जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में पाया जाता है, तो उसके एसेट्स को कैसे ट्रैक करना है, कैसे फ्रीज करना है, कॉन्फिस्केट करना है, रिकवरी करनी है, उसके लिए नए जो कुछ कदम है उसको उठाने की बात हुई, नए तरीकों की बात हुई है। और एक होराइजन स्कैन की बात हुई है एआई और डीप फेक को लेकर के। ये देखा जा रहा है कि आज के समय में जो एआई है और जो डीप फेक है उसका इस्तेमाल करके लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना करके पैसा जो है वो निकाला जा रहा है। डीप फेक का मतलब यही है कि आपके तरह आवाज़, आपकी तरह कोई चेहरा लगा करके कोई भी पैसे मांग सकता है। आप सोचेंगे कि सामने वाला अमुक व्यक्ति है, लेकिन वो होगा नहीं, जिसकी वजह से होगा कि आप पैसे देंगे और वो पैसे आपके, सिंपल सी बात है, वो 2 नंबर में ही लगेंगे। तो इसमें यहाँ पे ये भी बात हुई, जो म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट करी गई बेल्जियम और मलेशिया की, तो उसके ऊपर भी बात हुई कि इस रिपोर्ट में क्या क्या निकल के आया। और यहाँ पर इस मीटिंग में जमैका और नाइजीरिया, ये 2 कंट्रीज को गेस्ट इनिशिएटिव के तहत जो है वो पहली बार शामिल किया गया कि अब ये जो गेस्ट इनिशिएटिव एक चलाया गया तो उसमें इन 2 कंट्रीज को इस बार जो है शामिल किया गया था। वहीं पे अब हम बात करते हैं, जो आखिरी बात है कि इसमें जो पाकिस्तान को लेकर के मैं कह रहा स्पेसिफिक कमेंट था, तो इसमें ये बताया गया कि अगर किसी भी कंट्री को, और यहाँ पे नाम लेकर के कहा गया पाकिस्तान के बारे में, कि अगर वो ग्रे लिस्ट से अगर हट गया है तो इसका मतलब ये नहीं है डज नॉट गिव इट इम्यूनिटी, कि उसको इम्यूनिटी नहीं मिल गई, या वो कभी ग्रे लिस्ट में नहीं आ सकता कि अब तो अच्छा चलो हम ग्रे लिस्ट से हट गए तो हमको जो करना है टेररिस्ट फाइनेंसिंग बहुत अच्छे से करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं है।
आपको जो मेजर्स बताए गए हैं वो आपको लगातार अपनाने पड़ेंगे, और ये आपका जो कह सकते हैं इवैल्यूएशन है वो होगा। और फिर से अगर पाया जाता है कि आपने फिर से इसका वायलेशन किया है तो फिर से आपको ग्रे लिस्ट या फिर उससे बदतर ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक बात बताई गई। हालांकि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में नहीं है, लेकिन एक तरीके से चेतावनी दी गई कि आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है कि अब आप ग्रे लिस्ट में आ ही नहीं सकते। ये बात खैर बताना जो है जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर आईक्यू कम हो तो ये सारी चीजें बार बार बोल के बतानी पड़ती, तब जा करके भेजे में घुसती हैं। तो ये थी पूरी जो है न्यूज। आई होप आपको समझ में आई होगी। खास तौर पे इसमें ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट को समझ के जाइएगा, यहाँ से सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।